दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खबर आती हुई देखने को मिल रही है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ऑब्वियस उनकी तरफ से न्यूज़ होगी तो काफ़ी नेगेटिव होगी, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी नेगेटिव रिएक्शन उसका होगा। तो न्यूज़ क्या है उसको चेक करते हैं, इम्पैक्ट कैसा हो सकता है मंडे को उसको देखते हैं, क्या ऐसा पहले भी हुआ है और उसका कैसा इम्पैक्ट हुआ है उसको देखते हैं, प्लस इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजीज ऐसे में क्या हो सकती है उसको भी चेकआउट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक डेटा देना चाहूँगा जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स को काफ़ी बेचा है एफआईज ने। पिछले कुछ टाइम से हम कौन कौन से सेक्टर से एफआईज निकल चुकी है या निकल रही है और कौन कौन से सेक्टर्स में एफआईज ने एंट्री की है उसको अपन ने देखा था। आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा एफआईज ने बेचा था। आप देख सकते हैं 2025 में आईटी सेक्टर को काफ़ी बेचा है, 50,000 करोड़ के स्टॉक्स बेच दिए हैं। मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर ही एफआई की सेलिंग का 16,400 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं Q1 में। तो इसका मतलब एफआई को कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं पता था, यानी डीआईएस को नहीं पता था। और वो मैंने आपको बताया भी था कि एफआई अगर बेच रही है तो हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ हम सुनने को मिले, और ट्रंप की तरफ से वो सुनने को मिल सकती है। क्योंकि 2017 के टाइम पे जब ट्रंप का कार्यकाल था तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी जिसको लेकर आईटी कंपनीज नहीं चली थी, नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था। तो दोस्तों न्यूज़ आ चुकी है और न्यूज़ काफ़ी बुरी है। इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आपको H1B वीज़ा एप्लीकेशंस लगानी है तो। और कितना चार्ज होगा? ये चार्ज है $1,00,000 का। रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 85 लाख रुपीज़ हो जाते हैं, 1 करोड़ के आसपास का यहाँ पे अमाउंट बन जाता है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको यूएस में जॉब करनी है और वीज़ा एप्लीकेशन लगानी है तो इतना एडिशनल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। जितना चार्ज आप देते हो वो तो दोगे, उसके ऊपर इतना चार्ज आपको और देना पड़ेगा। चार्ज काफ़ी बड़ा है। अब इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये कल रात की न्यूज़ है 11:30 के आसपास की। व्हाइट हाउस ने बोला है कि ट्रंप ये ऑर्डर साइन करेगा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, या फ्राइडे से पहले पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हलचल शुरू हो चुकी है मार्केट के अंदर भी। आईटी कंपनीज परेशान हैं क्योंकि आईटी कंपनीज काफ़ी जो काम है ना, मतलब जो यूएस के अंदर जो काम है उसमें करने के लिए अपने इंडियन एम्प्लॉयज़ को भेजा करती हैं, और इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूएस की कंपनीज में जॉब करते हैं, तो उनको भी इसका इम्पैक्ट होगा। सो यहाँ पे देखिए ट्रंप की ये जो कोशिश है वो ये है कि ट्रंप चाहता है कि यूएस तरक्की करे। अब यूएस खुद तरक्की करे वो तो पॉसिबल है नहीं। यूएस चाहता है कि बाकी देश नीचे जाए और हम ऊपर जाए, किसी को गिराए तब जाके हम ऊपर बढ़ेंगे। इंडिया के साथ तो खुन्नस है सही, क्योंकि जो ग्रोथ है, जो रफ्तार है, जिस तरह से इंडिया ऊपर जा रहा है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ट्रंप करेगा। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन का अमाउंट इतना हैवी रख दिया, मतलब अभी तक देखो ये पहले भी हो चुका है, ऐसे काफ़ी बार हमने देखा है, मैं आपको डेटा भी दूंगा, लेकिन इतना अमाउंट पहले कभी नहीं हुआ। सो यहाँ पे देखिए ट्रंप चाहता है कि यूएस के जो वर्कर्स है ना उसको कोई रिप्लेस ना करे। इंडिया से स्किल्स जाती है, वहाँ पे टैलेंट जाता है, यूएस की कंपनीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ भी इंडियंस है, एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी सारे इंडियंस है। तो एक्चुअली इनको शायद ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडियंस जा रहे तो अल्टीमेटली यूएस को ही वहाँ पे ग्रोथ मिल रही है, उस वजह से उसका फ़ायदा यूएस को मिल रहा है। इंडियंस को इतना फ़ायदा मिल रहा नहीं है जितना यूएस को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ट्रंप चाहता है कि नहीं, हमारी जो जनता है वही काम करे और बाहर के लोग आके काम नहीं करे। ठीक है, तो ये एक रीज़न है इसके पीछे का, और ट्रंप इसको लेकर काफ़ी सीरियस है और $1,00,000 की फीस यहाँ पे लगा दी है वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो वीज़ा फीस है ना, ये हायर देन एनुअल सैलरी ऑफ मोस्ट H1B वीज़ा होल्डर्स की है। मतलब जो वीज़ा होल्डर है वहाँ पे काम भी कर रहे हैं ना, इनकी एक साल कितनी कमाई नहीं है जितनी इतनी फीस इनको पे करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया है, इम्पैक्ट होगा काफ़ी ज़्यादा आईटी कंपनीज को लेकर। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी बोला जा चुका है कि यूएस फिर काफ़ी लोग नहीं जाएंगे जॉब करने के लिए, और उसकी वजह से फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा दोस्तों बैंगलोर को, हैदराबाद को, पुणे को, गुड़गांव को, अल्टीमेटली इंडिया को। तो देखो ये भी एक पॉइंट है, जब इतनी ज़्यादा वीज़ा फीस होगी तो ऑब्वियस है वहाँ पे काफ़ी कम लोग जाएंगे, और स्किल्स हैं तो उस स्किल्स का यूज़ कहाँ पे होगा? इंडिया के अंदर होगा। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी है। अब कौन सी कंपनी को कितना इम्पैक्ट होगा, यानी किस तरह की कंपनीज को कितना इम्पैक्ट होगा, उसको भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। अब देखिए इसके रिएक्शन के अंदर क्या हुआ। जैसे ही न्यूज़ आई, मतलब आप पता कर सकते हैं कि
आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में क्या होने वाला है, क्योंकि यूएस के मार्केट ओपन होता है। एनवाईसी इन्फोसिस आप देख सकते हैं, एडीआर इसका 3% के साथ में या 4% के साथ में क्रैश हुआ था। जैसे न्यूज आई वैसे ही गिर गया। सो इसका मतलब क्या है कि मंडे को हम आईटी कंपनीज में पिटाई देखने ही वाले हैं। अब ज़्यादा होगी कम होगी वो देखते हैं मंडे के दिन, क्योंकि अभी 1-2 दिन है। बातचीत करिए इंडिया की सरकार की कैसे भी करके ये डिसीजन टल जाए या फिर कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन अगर नहीं निकला तो ये इम्पैक्ट हम देखने ही वाले हैं। आईटी कंपनीज की वैसे ही अभी दिक्कत में है, वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी, नंबर्स इतने अच्छे आ नहीं पा रहे हैं, और ये भी एक दिक्कत यहाँ पे शुरू हो चुकी है। प्लस एक और दिक्कत है, ट्रंप बोल चुका है कि एडिशनल हम लगा देंगे, कोई भी बाहर से आउटसोर्स करेगा काम तो उसके ऊपर पैसे वैसे देने पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब अगर वॉलमार्ट इंडिया की आईटी कंपनी की सर्विस लेता है तो वॉलमार्ट को उसकी फीस देनी पड़ेगी सरकार को, तो वॉलमार्ट इंडियन कंपनी को काम नहीं देगा। तो अल्टीमेटली पूरी कोशिश है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो बर्बाद हो, क्योंकि वो हाईली डिपेंड करता है यूएस के ऊपर। और ट्रंप का आपको बताइए अभी काफ़ी सन की रवैया है इनका, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है। इस वजह से एफआईज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली कर चुकी है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि काफ़ी सारी ऐसे आईटी कंपनीज है, काफ़ी सारी नहीं ऑलमोस्ट हर एक आईटी कंपनी है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है जो अपने इंडियन एम्प्लॉयज़ को यूएस भेजती है, क्योंकि वहाँ पे भी काम होता है। अपने ऑन शोर प्रोजेक्ट होते हैं, ऑफ शोर प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसको लेकर काम करने के लिए ऑब्वियस है यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे। अभी टीसीएस के जो मैनेजमेंट है ऊपर के लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियस उनका ट्रैवल चलता रहता है यूएस में, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसको लेकर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि एक बंदे के ऊपर इतनी फीस लगेगी तो ऑब्वियस है काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और ये प्रेशर डालेगा कंपनीज के मार्जिन के ऊपर। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। सेकंड, बिजनेस मॉडल को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी खर्चे आते हैं, तो वो भी काफ़ी सारे खर्चे हो जाएंगे इंडियन आईटी कंपनीज को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से इस नुकसान को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, रिड्यूस करे डिपेंडेंस ऑन H1B। इसका मतलब यह है कि जो बड़ी आईटी कंपनीज है उन्होंने अपना जो डिपेंडेंस है H1B वीज़ास के ऊपर वो कट कर दिया है। टीसीएस ने बोला है कि हम 50% ऑफ यूएस के जो भी इनके वर्कफोर्स है वो लोकली हायर्ड है, यानी नहीं जाके काम करना पड़ता उनको, 50% कट कर दिया है। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऑफशोर और हाइब्रिड मॉडल के साथ में कंपनीज काम कर रही है। इसका मतलब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं कि वहाँ पे नहीं जाना पड़े। ठीक है, साथ में आप देखोगे ना तो इंडिया की जो टैलेंट ग्रोथ है वो अच्छी आएगी। सो प्लस पॉइंट भी है और इसके माइनस पॉइंट भी है। लॉन्ग टर्म रिस्क क्या होगा, तो बड़ी कंपनीज कैसे ना कैसे करके निकल लेगी इस चीज़ों से, इन झमेलों से, क्योंकि उनके पास में पैसे काफ़ी होते हैं। आप देख सकते हैं जो बड़ी आईटी कंपनीज है उनके ऊपर कर्जा होगा ही नहीं, डेट फ्री कंपनीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसा होता है इनके पास में, कैश में होता है इनका सारा काम, अटकता नहीं है, पैसा टाइमली इनको रिसीव हो जाता है। साथ में इन कंपनीज के पास में इतना पैसा है, बोनस इश्यूज, डिविडेंड, तो पैसा खूब इनके पास में। तो ये जो कंपनी है ना ये इस झमेले से निकल सकती है। लेकिन जो छोटी कंपनीज है, जो छोटी आईटी फर्म्स है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है H1B वीज़ास के ऊपर। सो इसका मतलब क्या है कि जो छोटी कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, उनकी ज़्यादा पिटाई होगी, और ऐसी कंपनीज जो आउटसोर्सिंग का काम करती है, जिनके एम्प्लॉयज यूएस में जाके काम करते हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पे करते हो, आना जाना लगा रहता हो, वो अलग बात है, लेकिन करते हैं, अगर जाते हैं वीज़ा के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो डेफिनेटली उन कंपनीज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि 85 लाख रुपीज़ का अमाउंट है। ऑब्वियस है छोटी कंपनी इसमें एक एम्प्लॉय के ऊपर इतना पैसा स्पेंड करेगी कंपनी, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है। सो एक रीज़न आप इसमें ये नोट करके चल सकते हैं कि छोटी कंपनीज को ज़्यादा डैमेज होगा। अब देखिए आईटी सेक्टर को देखते हैं एक बार हम, इसकी जो चार्ट है उसको देख लेते हैं एक बार हम कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, इसके बाद में रिकवरी आई वापस से नीचे। निफ्टी रिकवरी करने की कोशिश करा है, क्योंकि निफ्टी को अगर हम वैसे देखें, जैसे निफ्टी का मान लो ये ऑल टाइम हाई है, तो निफ्टी यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन आईटी अभी तक क्या है। तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि प्राइस एक्शन के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बड़े प्लेयर्स के वॉल्यूम्स को देखोगे कि उनके पैसे कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आइडिया आपको लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि निफ्टी ऊपर जा चुका है
और निफ्टी से ऊपर भी काफ़ी सारे सेक्टर्स जा चुके हैं। अगर मैं एआई को देखूँ तो एआई निफ्टी से अच्छा कर रहा है। अगर मैं सेमीकंडक्टर को देखूँ तो वो निफ्टी से अच्छा कर रहा है। कुछ डिफेंस कंपनीज भी निफ्टी से अच्छा कर रही है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर्स है ना, ये इमर्जिंग सेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, जो निफ्टी से बेटर कर रहे हैं वो आगे भी बेटर करेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं और उसमें पैसा ज़्यादा बनेगा। लेकिन जो सेक्टर निफ्टी को अंडर परफॉर्म करे, जैसे इसमें हम ऑटोमोबाइल को भी इंक्लूड करके चल सकते हैं, वो ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है, वो भी अच्छा ही कर रहा है। तो जो सेक्टर निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, उनमें अभी जो बुल मार्केट आएगा उसमें पैसा नहीं बनेगा, या उसमें पैसा काफ़ी कम बनेगा। लेकिन दोस्तों ये एक मतलब ये इस तरह के सेक्टर्स हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर एक्यूमुलेट करता है, खरीदारी करता है लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाता है, तो आगे चल के फिर उनकी ही चांदी होने वाली है। अब देखो, जब भी स्टॉक नीचे आता है या कोई भी सेक्टर खराब करता है, क्वेश्चन बनता है कि उसमें खरीदारी करनी है या अवॉइड करनी है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है, इसके हिसाब से क्या करना बेटर होगा उसको भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे अपन कल के दिन, देखो एक दिन में तो इतना कुछ होगा नहीं कि आईटी यहाँ से ब्रेकडाउन ही कर दे, ऐसा कुछ कर दे, वो तो पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। लेकिन अगर इसमें ब्रेकडाउन हो गया तो अगले सपोर्ट के लिए जाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर देखते हैं मंडे को किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, उसके हिसाब से स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि पहले ऐसा हुआ था क्या, पहले भी ऐसा हुआ था क्या। देखो ट्रम्प ने किया जो किया, उससे पहले ओबामा भी थे, उसके टाइम पर भी ऐसा हुआ था क्या, उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2010 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो अमेरिका ने 2000 का एक्स्ट्रा शुल्क लगाया था, जो अभी 1 लाख लगा दिया इसने, सन की व्यक्ति ने 2000 का लगाया था, ठीक है, डॉलर्स का। उस समय H1B और L1 वीजा पर ज्यादा कर्मचारियों को कंपनीज अपनी भेजा करती थी। ठीक है, इसका असर सीधा कंपनीज के ऊपर पड़ा, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सब नीचे चले गए थे। ठीक है, भारत ने इसके खिलाफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शिकायत भी की थी। ठीक है, 16 में ओबामा ने फिर किया, वीजा की फीस लगभग 2 गुनी कर दी। उसका क्या हुआ, कंपनीज के ऊपर डिपेंड, H1 वीजा के ऊपर डिपेंडेंट थी काफी सारी कंपनीज, तो इम्पैक्ट हुआ। 17-20 ये देखो वापस से ट्रंप का कार्यकाल आ गया था, मतलब पिछला वाला। ट्रंप ने बोला बाय अमेरिका और हायर अमेरिका, ये नीति लागू की। वीजा को लेकर सख्ती बढ़ी, स्क्रूटनी ज्यादा हुई, रिन्यूअल कठिन हुआ है, जो रिन्यू करवाना चाहता है उसका हुआ नहीं, स्क्रूटनी हुई, वापस से लोगों को भेज दिया, ये सारी चीजें करी। उस समय भी कंपनीज ने अच्छा नहीं किया। तो भारत पर देखो असर हुआ, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा असर हुआ, क्योंकि 60-70% इंडियंस होते हैं वहां पे। उसकी वजह से मार्जिन का प्रेशर बढ़ा, और फिर यूएस के अंदर जो वहां के जो लोग हैं ना, उनको कंपनीज के अंदर भर्ती करना पड़ा, यानी जॉब देनी पड़ी उनको। ठीक है, तो वही चीज अभी ट्रम्प कर रहा है। तो इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, मैं टाइम बता रहा हूं, देखो रिकवरी आती है, स्टॉक गिरते हैं भी है, ऊपर भी जाते हैं, टाइम लगता है चीजों में, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को लेने के लिए 162 बार्स लगे, यानी एक बार वीक का है, एक हफ्ते का है। तो कितने साल हो गए, तकरीबन 52 वीक का एक साल होता है, तो हम 3 साल इसमें मान सकते हैं। दिन कितने हो गए, 1134 दिन हो गए, तो बहुत लंबा टाइम लग गया। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 570 दिन लग गए, 365 दिन का एक साल होता है, 81 बार हो गए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 साल के आसपास का टाइम हो गया। तो इतना टाइम लगेगा ये चीज़ों को सही होने में, तो ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नीचे खरीदारी करता है तो फिर डेफिनेटली उसको फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है ना, ये टेम्परेरी बेसिस की होती है कि ट्रंप का कार्यकाल बाद में खत्म होगा तो उसमें फायदा होगा, या फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे, या इंडियन आईटी कंपनीज प्रॉब्लम को डील करेगी। तो ऐसी जो जब भी न्यूज़ आती है वो कॉन्ट्राबैट के लिए होती है। अब वो काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते। कॉन्ट्राबैट मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि कल मार्केट गिरा तो कल खरीद लिया, लेकिन जब भी इस तरह की न्यूज़ आएगी, मार्केट अगर अंडर परफॉर्म करेगा, आईटी अगर अंडर परफॉर्म करेगा, तो डेफिनेटली वो सस्ती वैल्यूएशन पे कंपनीज मिलेगी, डिविडेंड यील्ड अच्छी हो जाएगी, और लॉन्गर टर्म में वैसे भी बेनिफिट मिलेगा उन कंपनीज में। तो उस हिसाब से इन सेक्टर को देखा जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों, कल के वीडियोस को आप देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा सेंटर के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। साथ में 7 कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स अभी के समय काफ़ी बुलिश हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, फंडामेंटल टेक्निकल्स चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।